वेबिनार में आपके द्वारा दिए गए व्याख्यांश नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन में हम सभी को एक नई दिशा मिलेगी तथा वेबिनार में ऑनलाइन प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को इसे समझने में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए तथा कला संकाय के सभी प्राध्यापकों को वेबिनार आयोजित करने की बधाई देता हूँ। उन्हें आप सभी विद्वानों मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राचार्य जी। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से प्रोफेसर वाजपेयी जी का अपना एक व्यक्तित्व है। आप इस विश्वविद्यालय से पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में कुलपति के पद पर सुशोभित रहे हैं। इससे पूर्व आप अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में कुलपति के पद पर रहे और उसके बाद आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट के भी कुलपति पद को आपने सुशोभित किया है। निश्चित रूप से ऐसे विद्वान जन को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हमारा महाविद्यालय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी के साथ प्रोफेसर वाजपेयी जी केवल वाइस चांसलर ही नहीं रहे, वो अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अकादमिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उनमें उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और भारत इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में भी आप सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। इसी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको अनेक विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कोर्ट में विजिटर्स नॉमिनी के रूप में नामित किया गया है और आप अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की चयन समिति के सदस्य व अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया है। आप 37 वर्षों से आपका अर्थशास्त्र विभाग विषय के अध्यापन का अनुभव है। आप लंबे समय से एजुकेशन के ऊपर, आर्थिक नीतियों के ऊपर अपने व्याख्यान देश और विदेश में देते रहे हैं, इसीलिए आपको नेशनल थिंकर के रूप में जाना जाता है। आप एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में आपकी अनेक पुस्तकें और आपके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते रहे हैं। ऐसे विद्वान जन को निश्चित रूप से हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय और श्रद्धेय प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी को उनके इनॉग्रल एड्रेस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी, हमारा सबसे परिचय कराने के लिए। जी सर, प्रणाम कर रहा हूँ सर। बड़ा जी नमस्कार, नमस्ते। अमर सिंह पीजी कॉलेज लखौटी के आदरणीय प्राचार्य महोदय त्रिवेणी दत्त शर्मा जी, आदरणीय दुष्यंत कुमार जी, हमारे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, जो कि चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हेड हैं, और बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे घनिष्ठ मित्र डॉक्टर बारेलाल जैन जी रीवा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हुए हैं। अखिलेश मिश्रा जी गाजियाबाद से जुड़े हैं। हमारे संजय तिवारी जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से कल्पना शास्त्री दुबई में रहती हैं, वो भी जुड़ी हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि जुड़ते हैं। उमेश पांडे जी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू के भोपाल में, वो भी जुड़े हमारे साथ में। शोभा मिश्रा जी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इन सबको मैं स्मरण करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी बीच में लोग जुड़ते चले गए। मैं भाई दुष्यंत कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस वेबिनार में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित रखा गया है,
मुझे जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और सबको म्यूट कर दीजिए, एडमिन प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, क्योंकि लोग बोलते हैं तो थॉट प्रोसेस हमारी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अनिरुद्ध अवस्थी जी बरेली से हैं, इंदु वाष्णेय जी मैडम अलीगढ़ से हैं, सभी लोग हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत सारे विद्वानों को आपने आमंत्रित किया है, मैं तो अपने को विद्वान कम ही मानता रहा हूँ, सभी हमारे मित्र जानते हैं, मैंने कभी अपने को विद्वान नहीं माना है। हम सब लोग सहयोगी के रूप में काम करते रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे। आपने प्रोफेसर विनोद भारद्वाज जी को राजस्थान से आमंत्रित किया है, प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव जी बोलेंगे, प्रोफेसर A.K. जोशी, अरविंद जोशी बहुत विद्वान हैं, सोशियोलॉजी के बड़े प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनको आपने बुलाया है। डॉक्टर सरस्वती मैम को बुलाया है। मतलब P.K. अग्रवाल साहब हमारे बड़े क्लोज हैं, जो कि पटियाला में रहते हैं, मेरे बड़े क्लोज व्यक्तियों में से, वो भी इसे बोलेंगे। जैसे A.K. पांडे, कैन भट्ट साहब, जय सरवाल साहब, ये सभी लोग अपने अपने वक्तव्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर देंगे। जुगल दधीची हमारे मोतिहारी से हमेशा जुड़ते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए, जब से 29 जुलाई कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तब से लेके लगातार धुआंधार समझिए इस पर जो है चर्चाएं होती चली जा रही। उससे पहले 2017 में ये कमेटी बनी थी, 2017 में कस्तूरी रंगन जी की चेयरमैनशिप कमेटी बनी थी, और उसमें लगभग 11 लोगों की सदस्यता थी। मैं विस्तार से इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, पुरानी जितनी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज थी सबको ध्यान में लेकर के उनमें जो विचार आ रहे थे, और बहुत सारे विचार विमर्श किया उन्होंने, बहुत से लोगों से विचार विमर्श किया, ऐसे नहीं अकेले बैठ के दे दी। जो सामाजिक संगठन थे उनसे भी ली, अर्थशास्त्रियों से ली, विद्वानों से ली, बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे न्यूपा जैसी संस्थाएं हैं उनसे भी चर्चा की। और 2019 में उन्होंने अपना जो मसौदा था, उसका जो ड्राफ्ट था, उसको सबमिट कर दिया। ये लगभग 650 पेजेस से ज्यादा है, 47 पेजेस से लगभग का ये ड्राफ्ट है। उसके ऊपर भी फिर चर्चाएं हुई, लगभग 2.5 से 5 लाख लोगों ने अपने कमेंट्स जो है वहां पर प्रदान किए। उनको लेकर के कंसीडर करके फिर जो है कि कमेटी बार बार बैठी, और बैठने के बाद में भी 29 जुलाई को कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। तब से लेकर के निरंतर इस पे चर्चाएं होती रही हैं, सामान्य रूप से भी चर्चाएं हुई हैं, बिंदुवार भी चर्चाएं हुई हैं। स्कूली एजुकेशन पे अलग हुई है, हायर एजुकेशन पे अलग हुई है, इसके स्ट्रक्चर पर अलग हुई है, फाइनेंसिंग पर अलग हुई है, फंडिंग पर अलग हुई है, कोर्स कंटेंट्स पर अलग हुई है। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाले हैं, जैसे हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन बनने वाला है, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनने वाली है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल बनने वाली है, नैक की क्या भूमिकाएं होंगी, मूल्यांकन किस प्रकार होगा, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की चीजें क्या होंगी, किस प्रकार के टारगेट्स फिक्स किए गए हैं। 50% टारगेट रखा गया GR का 2035 तक, 2030 तक, यस प्लीज, 2030 तक 100% GER इसमें होगा, वो आप ले लीजिए। तो GER 100% तक हो पाएगा। ये सारी चीजें जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएंगी, और ये इन सारे टारगेट्स को लेकर के लगभग कोई ऐसा विषय बचा नहीं है जिस पर की चर्चा नहीं हुई है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि 1-2 बार मैं आपके सामने भी बोल चुका हूँ, आपके मंच से, जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का मंच है उस पर भी बोल चुका हूँ, उसे पुनरावृत्ति कदापि नहीं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं वो इसको पढ़ें, खुद पढ़ करके इसमें ज्ञान अर्जित करें। जो आपने विषय दिया है कि चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, उस पर मैं चर्चाएं करूंगा, और लगता है कि वही इस विषय में पूरा जो थीम रखी है उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी मैं एक जगह भाषण दे रहा था तो ये बात आई कि पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी, शुरू से ही, जब 1947 से राष्ट्र जो आजाद हुआ है। हमारे एक वरिष्ठ प्रोफेसर R.K. जैन साहब सतना में रहते हैं, आशीर्वाद को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो वो मैं निवेदन कर रहा था 1947 में राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर के शिक्षा जो है वो इनके चिंतन के स्तर पर तो काफी रही। मैं प्राथमिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राथमिकता की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, चिंतन के स्तर पर, सोचने विचारने के स्तर पे, चाहे राष्ट्र के नेता हों चाहे राज्य के लोग हों, सब पर विचार विमर्श चलता रहा। लेकिन उस समय क्या था, एक विवाद ऐसा था, हम जिस संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, केंद्र की सूची में कुछ चीजें हैं, राज्य की सूची में कुछ और है, समवर्ती सूची में कुछ चीजें आई हैं। 1976 तक ऐसा था, पूरा जो उच्च शिक्षा है, स्कूली शिक्षा हो, वो सबका सब जो था वो राज्य ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता था, राज्य अपनी नीतियां बना सकता था। 1976 में इसको समवर्ती सूची में जब लाया गया, समवर्ती सूची में केंद्र का भी पूरा अधिकार बना, इसमें नीति बनाने के लिए, इसमें निर्णय लेने के लिए, इसमें व्यय करने, विनियोग करने के लिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई। 1976 से पहले का जो शिक्षा का जो कारोबार था और 1976 के बाद का जो कारोबार हुआ है, उसमें हम जमीन आसमान का अंतर हम मानेंगे, तो केंद्र का लगातार उसमें हस्तक्षेप बढ़ता चला है। और उसी हस्तक्षेप की जो परिणति अभी जो 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कलेवर लेकर के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निर्माण करने की बात की। सबसे पहली बात तो ये 6% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में होगा। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, क्योंकि बहुत कुछ एक कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, फ्रांस है, स्पेन है, इनका 6% प्लस समझिए कि एक्सपेंडिचर होता है। अगर 6% हो जाएगा, अभी तो कोरोना काल जो असामान्य व्यवस्था चल रही है, इसमें हम ज्यादा अपेक्षाएं किसी से कर भी नहीं रहे। अभी तो मैं कल कहीं पढ़ रहा, देख भी रहा था, अगर हमारे वित्तीय आपातकाल लग गया भारतवर्ष में, बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे और एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले उसमें बाधित होने वाला है। यदि 6% एक्सपेंडिचर होता है और हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 30 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो जाएगा, एक बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य रखा है 6% का, लेकिन आएगा कहां से? चैलेंज। जो लक्ष्य वही स्वयं चैलेंज बन गया। इस 6% जो 30 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, वो कहां से आ पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स कितना उसको हिस्सा अपना देंगी, सीएसआर से कितना हम ले पाएंगे, फी इत्यादि जनरेट करके हम किस प्रकार से लाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। इसका पूरा एक रोड मैप बनना चाहिए। मैं एडमिन से बार बार कह रहा हूँ सबको म्यूट कर दें, मुझे डिस्टरबेंस होता है बोलने में। जहां से भी आवाज आ रही, प्लीज जस्ट म्यूट एवरीबॉडी, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो मैं जो निवेदन आपसे साथ कह रहा था, इसका एक रोड मैप हमारे पास में नहीं है। एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए कि हमको कितना पैसा कहाँ से आने वाला है, अगर आप सिंपल पीपीपी मोड में ही डाल देंगे चीजों को, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट जहां पर काम नहीं कर पा रहे, सेंट्रल को सामने आकर के उसको संबंधी सहायता करना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जब मैंने म्यूट करने के लिए कहा था, तो मुझे म्यूट मत करो, मैं तो बोलूंगा भाई। नहीं, अब ठीक हो गया, आपको बाकी अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैं निवेदन ये कह रहा था, इसका पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में आना चाहिए था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सभी लोग जानते हैं, बिना अर्थ के, बिना विनियोग के आगे व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। नंबर 1, मैं तो फास्ट बोल रहा हूँ, चीजें की बहुत सारी मुझे आपके सामने साझा करनी है। दूसरा, जो एक फेडरल सिस्टम हमारे भारतवर्ष में बना हुआ है, मैं बार बार इस फेडरल सिस्टम पे काम करता हूँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच मैंने चर्चाएं की हैं, इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। भारतवर्ष का फेडरल सिस्टम बना हुआ है, वो यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में क्या पहले बहुत सारे किंगडम्स थे, उनको जोड़ करके यूनाइटेड यूके बना दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारे स्टेट से उनको जोड़ के यूएसए बना दिया, अपने संवैधानिक और पुलिस और फोर्स इत्यादि के द्वारा उसे जोड़ के रखा हुआ। भारतवर्ष में भारतवर्ष पहले है और राज्य बाद में आए हैं। देखिए डिफरेंस कितना है। वहां पे यूनाइटेड किंगडम
या समझिए कि यूएसए में पहले स्टेट से राष्ट्र बाद में आया है। भारतवर्ष में भारतवर्ष पहले और राज्य बाद में आया है। तो भारतवर्ष की जो सत्ता है वो सारे राज्यों में प्रतिफलित होनी चाहिए। राज्य, लेकिन जिस प्रकार का संविधान हमको मिला है, और संविधान भी जो बार बार कहते हैं जोड़ तोड़ कर संविधान बना है, यूके का संविधान है, यूएसए संविधान है, फ्रांस का सबसे संविधान, इन सबको जोड़ करके मसौदा तैयार कर दिया। ये फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नेशनल पॉलिसी बना दी। अब स्कूल एजुकेशन तो हमारे इसमें है ही नहीं, कौन सा लिस्ट में है ही नहीं। स्कूली शिक्षा में जितने भी परिवर्तन आपने किए वो तो राज्य की इच्छा होगी, वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, आप बंधन क्या है। दूसरी बात, जो समझिए उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी जो आपने परिवर्तन किए हैं, केंद्र शासित जो आपके विश्वविद्यालय हैं वहां तो आप कर ले जाएंगे, तो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, यदि राज्य में समझिए कि आपकी सरकार नहीं है, और स्पष्ट कहूं जहां पर कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है ऐसे राज्यों में, वहां पर किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप लागू करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि 7 सितंबर को राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सारे गवर्नर्स जो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं, सारे वाइस चांसलर, यूजीसी के चेयरमैन, सब लोग मिल बैठ करके उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन निर्णय क्या निकला। मैं बार बार ये कहता हूँ विचार विमर्श बहुत होते हैं, लेकिन निर्णय क्या लगता है, निर्णय से पॉलिसी क्या बनती, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। तो दूसरा चैलेंज दुष्यंत कुमार जी, ये बहुत बड़ा फेडरल सिस्टम है, इट्स हाई टाइम कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी सबको बैठ करके बातचीत करते हुए, राज्य के मुख्यमंत्रियों से, राज्य के गवर्नर से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में संकल्प दिलाना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि राज्य की अपेक्षाओं और संरचना के अनुरूप यदि मान लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधन करना है, तो राज्यों को स्वतंत्रता भी दे देनी चाहिए, आप इसे ढंग से कर लीजिए, लेकिन काम इस पर होना चाहिए, ऐसा मेरा भावना। ये दूसरा चैलेंज हमारे सामने है। तीसरा चैलेंज जो कानूनी दांव पेच है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तो कह दिया अब यूजीसी नहीं रहेगी, अब एआईसीटी नहीं रहेगा, अब आईसीआर नहीं रहेगा, बट फॉर बीसीआई एंड एमसीआई, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी सारे आप जो है मर्ज कर देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं यूजीसी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना हुआ है, एआईसीटी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना हुआ है, आईसीआर पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना हुआ है। जब तक इन एक्ट्स में हम संशोधन नहीं करेंगे, आप इनको किस प्रकार से मर्ज दूसरी संस्थाओं में कर पाएंगे। एक्ट में संशोधन होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने 21 कानूनों में संशोधनों की बातचीत की। 21 कानून जो कुछ केंद्र के हैं, केंद्र के स्तर पे, कुछ राज्य के स्तर पे। उदाहरण तौर पर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है, अब सारे विश्वविद्यालय जो होंगे त्रिस्तरीय विश्वविद्यालय संस्थाओं में जो परिवर्तित हो जाएंगे। एक जो कि रिसर्च सेंट्रिक विश्वविद्यालय होंगे, दूसरा जो है टीचिंग सेंट्रिक विश्वविद्यालय होंगे, तीसरा जो है डिग्री देने वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं बन जाएंगे, डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस में रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सेंट्रल को जब स्टेट में मर्ज करना होगा, तो आप बिना स्टेट की परमिशन के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग के कैसे आप इनको जोड़ सकते हो। इसके लिए कहीं न कहीं व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सेंट्रल टू स्टेट, सेंट्रल टू सेंट्रल पहले बात है, इसे मैट्रिक्स इस प्रकार से बनेगी, सेंट्रल टू सेंटर, सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट, सेंट्रल टू प्राइवेट। इस तरह 4x4 की मैट्रिक्स में किस प्रकार से मर्जर होगा। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, और कॉलेजेस को किस प्रकार से आप मर्ज करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये कोई आसान काम नहीं होगा, इसके बारे में चिंता करनी होगी, इसके बारे में आप बैठना पड़ेगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा, तब जाकर के बात जो है वो बन पाएगी। इसके बाद में जो चुनौती हमारे सामने जो हमको दिखाई पड़ती है, आपने टारगेट तो बहुत बड़े बड़े रखने हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बन रही है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स की बात की है, और एसडीजी जो नंबर 4 है वो एजुकेशन से डील करता है। उसी एसडीजी 4 में इन्होंने अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की। अब अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन 3 साल उसमें जाएंगे। अभी जो 10+2+2 वाला सिस्टम है, वो तो 5+3+3+4 का सिस्टम इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया। 3 साल जो है आपके आंगनवाड़ी में बच्चा बिताएगा,
सारे अध्ययन आप उठा कर लीजिए, आंगनवाड़ियों की स्थिति है क्या? आंगनवाड़ी जो है कुपोषण से शिकार बच्चों के पोषण की व्यवस्था तो कर पाते हैं लोग। आंगनवाड़ी में जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, उनको शिक्षा में बच्चों को शिक्षा देने की, देखो को पालने के पास उनके पास अनुभव ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आपने 3 साल बच्चा जो है 2 साल का हुआ, 3 साल के लिए आंगनवाड़ी में भेजने वाले हो, वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, क्या व्यवस्था होगी, आंगनवाड़ियों का नेटवर्क किस प्रकार का है आपके पास में, वो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2013 का आंकड़ा यूज करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नीति, वो भी यूनिसेफ के द्वारा जो दिया गया था। भारतवर्ष में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसने कि उनको बताया ड्रॉप आउट कितना होता है। उन्होंने 6 करोड़ संख्या बताई ड्रॉप आउट की 2013 की। 2019 में आप सबमिट कर रहे हो, 2018 का आंकड़ा आपको होना चाहिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से लेना चाहिए, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास है, जो हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO है, जो डेटा देता है, न्यूपा में बहुत सारा काम इसमें हो रहा है, उससे आंकड़े लेकर के बताना चाहिए कितना ड्रॉप आउट। 100% आप GR बढ़ाना चाहते हो स्कूल एजुकेशन में। मैं स्कूल एजुकेशन बात यहाँ पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो इसमें बैठे हैं, हमारे महानुभाव बैठे हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हैं। हम उच्च शिक्षा के थोड़े से इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। 75 वर्ष हो गए, हम भारतवर्ष की 75वीं जो है वर्षगांठ मना रहा है, और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, तो 75 साल में 75 कार्यक्रम बनाने का भी जो है बीड़ा उन्होंने उठाया। 75 वर्ष में जो कुछ हो पाया है, जिस प्रकार की ग्रोथ हुई है हायर एजुकेशन की, देखिए क्वांटिटेटिवली तो बहुत ग्रोथ हुई, इसमें तो दो राय नहीं। जहां कुछ एक 10 विश्वविद्यालय थे, आज जो है लगभग 973 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में है, लगभग 45 से 50 हजार कॉलेजेस हमारे पास में, लगभग 13.5 लाख टीचर्स थे पिछले 2 साल पहले, आज सिर्फ 12.5 लाख टीचर्स हायर एजुकेशन उपलब्ध है, और 3.5 से 4 करोड़ विद्यार्थी जो भिन्न भिन्न स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं। ये इकोसिस्टम हायर एजुकेशन हमारे पास में है, जो 75 साल में हम प्राप्त कर पाए। अब 2035 मतलब 21 हो गया, 14 साल बाद आप चाहते हो कि ये जो GER है, जो भी 26.4% हमको दिखाई पड़ता है, वो उठ करके 50% हो जाए। मैं बहुत बड़ी चुनौती की बात आपके सामने, चैलेंजेस आपने हमारे सामने रखे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है 50% GER कैसे बढ़ाएंगे। नंबर 1, अभी 3.5 करोड़ विद्यार्थी हैं, वो पहुंचेंगे 7 करोड़ प्लस पहुंच जाएंगे, जो 50% GER होगा। जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह 18 से 35 वर्ष के बच्चे उसमें आएंगे, वो सब मिला लें तो 7 करोड़ से ज्यादा समझिए कि बच्चे हमारे एजुकेशन लाना। देखिए इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है, और इससे बहुत परिवर्तन भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, इसमें तो दो राय किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन आपने किस प्रकार से स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन एनालिसिस की है, इसकी चिंता कभी की आपने? हमारे पास में अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे स्टैटिस्टिशियंस हैं, हमारे पास में अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, हमारे पास अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं समझिए कि इसमें काम करते चली जा रहे हैं। लेकिन आपने कह तो दिया, उसके फॉलोअप के रूप में हमारे पास में जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन एनालिसिस होनी चाहिए, दैट टू नॉट द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन बेस्ड जो मॉडल बनाते हैं, जिसमें बर्थ रेट भी होगी, जिसमें डेथ रेट भी होगी, जिसमें माइग्रेशन भी होगा, जिसमें इमिग्रेशन भी होगा, जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन से किस प्रकार से बच्चे आएंगे, इन सारे समझे फैक्टर्स को लेकर के एक एनालिसिस होनी चाहिए। मैं भी जो मेरा परिचय करा है दुष्यंत कुमार जी, एक चीज में ऐड कर दूं, मध्य प्रदेश ने टास्क फोर्स कमेटी बनाई है इसके हायर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। पहले मैं उसका मेंबर था, फिर एक ग्रुप का मैं लीडर बना, अभी जो हाई पावर कमेटी बनी है उसको मुझे चेयरमैन बना दिया MP गवर्नमेंट ने। मैंने सारा मसौदा उनके सामने प्रस्तुत किया है और कहा उनको कि आप समझिए कि इसकी एनालिसिस करिए कि 2022 में कितने विद्यार्थी आएंगे हायर एजुकेशन में, 23 में कितने आएंगे, 24 में कितने आएंगे, 25 में कितने आएंगे, 26 कितने आएंगे, ऐसे करते 2035 में प्रति वर्ष के अनुसार आपके पास में कितने विद्यार्थियों में प्रवेश हो सकता है, जिससे कि वो 2035 में हम 50% का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। अब स्टेट में जो माइग्रेटरी फोर्स है, अब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो है नहीं, और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर बोलते रहते हैं
हमारे मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहर में इलाज नहीं होगा, वो कह सकते हैं, और तो राज नहीं कह सकता। तो इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होगा उसको कैसे आप डील करेंगे? तो नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पर, फिर कोर्स लेवल पर। ये सारा बहुत बड़ा काम है, जो आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ के कुछ नीति निर्माता भी बना करके और भांग खा के सो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे क्षमा करेंगे बात कहने के लिए, और सभी लोग जानते हैं, दुष्यंत जी जानते हैं, दिनेश जानते हैं, बहुत आउट स्पोकन आदमी रहा हूँ। तो ये भांग खाने वाली बात नहीं, आपको उत्तेजित होकर प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। बिना काम कैसे हो पाए? मुझे कोई बता दे, जितने लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार की कोई हमारे पास में एक एनालिसिस आई है क्या, जिसमें कि हमने ईयर वाइज, नेशन में, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज और कोर्स वाइज हमने विद्यार्थियों को कुछ आकलन किया? नहीं किया है तो करना शुरू करिए। बड़ा चैलेंज कंपटीशन का है, तो कंपटीशन में हमारी स्टैटिस्टिक्स मिल भी गए हमारे पास में, तब उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। हमको पता चल जाए 2021-22 में इतने विद्यार्थी आएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम्स कहाँ से लाएंगे? अभी 2-2 कमरों में तो आपके समझिए कि कॉलेजेस लग रहे हैं, ना उनके पास में क्लासरूम्स है, ना उसका लाइब्रेरी है, ना उसका लैब्स है, ना सिटिंग फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है। इनकी व्यवस्था करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, वो करने की एक चुनौती हमारे सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये सरकार बहुत ध्यान दे रही है, देना चाहिए कि हम लोग इसी बहाने से जुड़ भी रहे। और कोविड-19 का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, हमने ऑनलाइन बोलना और आपस में वार्ता करना हम लोगों ने सीखा हुआ है, इसको बढ़ाने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। अचानक से इतने मोबाइल आ जाएंगे, अचानक से इतने लैपटॉप्स आ जाएंगे, अचानक से लोग इतनी बात करने लगेंगे, और ट्रांसफार्मर्स उनकी कॉस्ट कितनी आएगी? और ट्रांसफार्मर लग भी गए तो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो अनबार्ड सप्लाई किस प्रकार से हो पाएगी? ये सारी चुनौतियां हमारे पास में दिखाई पड़ती हैं। इन चुनौतियों को मान ली हम झेल भी जाए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कहती है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 1:10 होगा, और कुछ में 1:20 होगा। अब मैं कहना चाहता हूं, जब आप 7 करोड़ का स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में आता है स्टूडेंट्स का, 1:10 के रेशियो में कितना आएगा? समझ, 70 लाख टीचर्स आपको चाहिए, और 1:20 में 35 लाख टीचर्स चाहिए। 75 साल में तो आप सिर्फ 12 लाख, 12.5 लाख टीचर्स दे पाए हायर एजुकेशन में। आप मुझे बताइए किस मैकेनिज्म के माध्यम से आने वाले 10 सालों में आप इसको जो 70 लाख टीचर्स दे पाएंगे? Net addition of 58 lakh teachers, how can you accrue to higher education system? You please tell me the system. कहाँ से आ पाएंगे? आप ये हो सकता है ये कहते भाई कुछ को हम ओपन सिस्टम मोड ले जाएंगे, वर्चुअल मोड में ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे? उसकी एफिकेसी क्या होगी? उसी मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी किस प्रकार की बनेगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो आपने बताया, इसको मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। टीचर्स का रिक्रूटमेंट, टीचर्स के मामले में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम टीचर रिक्रूटमेंट एज इट इज नहीं करने देंगे। टीचर्स एजुकेशन बारे में 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड हम करते चले जाएंगे। आप पहले 1 साल का था, क्या हो गया? 2 साल का हो गया, उससे कौन सी क्वालिटी इंप्रूव हो गई? 4 साल के होने पर भी आपकी कौन सी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने वाली? बल्कि हम तो ये कहेंगे कि समझिए कि आप 2 साल बाद जो टीचर्स आने वाले थे मार्केट में, वो 2 साल और बढ़ जाएंगे और क्वालिटी में खास परिवर्तन नहीं आएगा यदि हमने स्ट्रक्चर और माइंडसेट में जो है परिवर्तन नहीं किया। एक हमारे सामने चुनौती वो भी, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। एक चुनौती जो जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, उसकी मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहूंगा। ये आईवी लीग यूनिवर्सिटीज की बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आईवी लीग यूनिवर्सिटी आप गूगल में उठाकर देखें, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज है। मैं जहां पे रह रहा हूँ बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 5 डिपार्टमेंट है, मुश्किल 35 टीचर सैंक्शन ने, 17 टीचर्स अपॉइंटेड ने, कुछ ड्राफ्ट में लेके हम काम करें। 2 करोड़ 25 लाख समझ कुछ ग्रांट हमको मिलती है, बाकी हम बच्चों फीसी से अपना काम चलाए। मतलब 8-9 साल हो गए, अभी 12B में यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई। ये हमारे यहाँ की इकोसिस्टम है।
और हमसे कहा जाएगा आप compete करेंगे शिकागो यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं बहुत सारे मध्य प्रदेश सारे यूनिवर्सिटी उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश सारी यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ। आप पंजाब की केवल एक यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाब चंडीगढ़ छोड़ के सारी यूनिवर्सिटी बात करता हूँ। हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटी बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जहाँ मैं था वाइस चांसलर, आप कुछ विदस्टैंड कर सकते हैं। उड़ीसा की सारी यूनिवर्सिटी से मैं बात करता हूँ। महाराष्ट्र में सिर्फ बॉम्बे यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए, पुणे यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, बाकी सारी यूनिवर्सिटी बात करता हूँ, कोई विदस्टैंड नहीं कर पाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटी सामने। आएंगे आईवी लीग यूनिवर्सिटी, 100 यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस खोलने की बात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। उससे कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से ग्रोथ होगी। हम दुष्यंत कुमार जी, दिनेश कुमार जी, सभी लोग जो इकोनॉमी से प्रोफेसर हैं, इंदु भाष ने भी हमारी इकोनॉमिक्स की है, सभी लोग बात करते हैं कंपटीशन से क्या होता है। कंपटीशन से कहा जरूर जाता है एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ती है, तो ये कंपटीशन ही है जो मोनोपोली और मोनोपोनिक ट्रेडिशंस पैदा करता है मार्केट में। ये कंपटीशन के माध्यम से ही जो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बड़ी फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे छोटे लोग मर्ज करते जाते हैं। एक सहज व्यवस्था कैपिटलिज्म की, और कैपिटलिज्म विदाउट मोनोपोली या मोनोपोनिक कंडीशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। इसलिए आप पूरे अमेरिका में जाएंगे, कुछ टॉप के मल्टीनेशनल्स, कुछ टॉप के बैंक्स, कुछ टॉप की इंडस्ट्रीज चलती चली आती हैं, तो उनका बेसिस उस पर है और हम उस तरफ बढ़ते चला रहे हैं। गलती कहाँ होती देखिए, हमने बहुत सारे बैंक्स को हम बंद करके दूसरे मर्ज करते जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं 5-6 बैंक्स जो है वो डेवलप हो जाए, लेकिन अमेरिका में स्टेट पॉलिसी के थ्रू नहीं हुआ है। दुष्यंत जी और दिनेश जी, आप हमारी बात से सरोकार रखिए, हिंदू भाषा भी आप सरोकार रखिए मेरी बात से। वहां विकास की जो कॉम्पिटिटिव मॉडल की सहज प्रक्रिया थी, जिसके माध्यम से छोटे बैंक बड़े बैंक मर्ज होते चले गए और बाद में आकर 5-6 बैंक अमेरिका बने। एक पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से, आरबीआई गवर्नर के माध्यम से वहां पर किस प्रकार जो हमारे भारत में हो रहा है, इससे डिसास्टरस होगा। इससे मैं इसे सहमति व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए आईवी लीग की टॉप यूनिवर्सिटीज भारतवर्ष में आ गई और 100 कैंपसेस खुल गए, हमारे पास 29 राष्ट्र हैं, उन्होंने बांट दिया, साहब उड़ीसा में तुम चले जाओ, बंगाल में हम चले जाते हैं, उत्तर में तुम चले, सबने बांट दिए, 2-2 समझिए माने, अच्छे कैंपसेस बन गए। और इनिशियली जैसा कि कैपिटलिज्म की जो स्टाइल होता है, इनिशियली फी स्ट्रक्चर उन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज उसके बराबर कम रख दिया। मुझे बताइए दुष्यंत जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा बच्चा प्रवेश कराना कहाँ जाएगा? हम वहां पर प्रवेश कराने जाएंगे जहां हमको सुविधा मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी का लेवल मिलेगा, वहां चले जाएंगे। मुझे डर लग रहा है, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। अगर मान ली वो कैंपस हमारे पास में आए तो हमारे यहाँ के बच्चों का प्रवेश जो है, पेरेंट्स शैल प्रिफर to admit their students and their kids and girls to those Ivy League university instead of our public private university like that. One. दूसरा चैलेंज ये है, हम भी हैं और हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, यदि मान ली हमको अवसर मिला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसरशिप का, थोड़ा सा कम मिला, थोड़ा सा ज्यादा भी वो लोग दे सकते हैं, उनके पास है अपॉर्चुनिटी है, वो तो इंटरनेशनल उनका नेटवर्क है। हो सकता है डंपिंग के रूप में यहाँ पर कुछ ज्यादा भी दे दें और हमको समझिए कि वहां पर ले जाए। भाई यदि एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए पर्सन ऑफ फ्री विल, एज एन Adam Smithian, you see, style of a student of economics in which self-interest motivates everything. I'll prefer to join London School of Economics. Why not? I'll prefer to join Oxford School of Economics. I will prefer to join Harvard School of Economics. Why not? Everybody should go and join. Then what will happen to our university? Please tell. हमारी यूनिवर्सिटी से क्या होगा? हमारे यहाँ कौन टीचर्स पढ़ाने आएंगे? मिलेंगे वही सब स्टैंडर्ड टीचर्स मिलेंगे, सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आएंगे। तो एक तरफ क्या होगा, हमारा जो हायर एजुकेशन, जो हमारा नेशनल जो वर्क है, वो एक विशेष सर्किल में फंस जाएगा, विशेष सर्किल में, और एक वर्चुअस सर्किल में दूसरा हमारे पास रहेगा जो आईवी लीग लेट समझिए कि रोजी हायर सिस्टम बनेगा। ये चुनौती बहुत बड़ी है।
इसके बारे में हमको जो है चिंता करनी पड़ेगी। एक चुनौती ये भी है कि 6वीं से लेकर स्किल आप देना चाहते हैं, 6वीं से बच्चों को स्किल दे देंगे तो 6 साल स्किल रहेगा बच्चे के पास में 12वीं तक का, और 3 साल आगे रह गए तो 9 साल का समझिए तो इसमें हायर एजुकेशन तक रहे, और उसके बाद में भी चीजें चली जाएंगी। लगभग 9 से 10 साल तक की स्किल, कौन सी स्किल लेके जाएंगे आप? 6वीं से कौन सी स्किल बच्चे को देना चाहते हैं? हमारे पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है, उसमें वही जो टॉप की स्किल्स चलती चली जा रही हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसी होंगी। हमको पता है हमारी कल्चर, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे सिस्टम सारे भारतवर्ष में अलग अलग हैं। हमने क्या रीजन स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, विलेज स्पेसिफिक जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको कहीं जोड़ने की हमने बात की, उनको महत्व देने की बात की। अगर कर भी ली तो करने के बाद में चुनौती हमारे सामने, उसको ट्रेनिंग देने वाले कौन लोग होंगे, एक चुनौती ये भी हमारे सामने आती चली रहेगी। सारी संस्थाएं जो है वो मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेरू में कन्वर्ट हो जाएंगी। मल्टी डिसिप्लिन में भी कहा गया कि एग्रीकल्चर वाला जो है सितार बजाना है, सितार बजाएगा। अब सितार बजाने में एग्रीकल्चर वाले में क्या भी संबंध होगा, ये भी बता दिया गया। समझिए कि कोई भी विषय पर चुन सकता है without having complete information of availability of teachers and also preferential mindset of the students. How can you go for this type of system? कोई साइलोज नहीं रहेंगे, कोई समझिए स्टैंड अलोन नहीं रहेंगे, सारी यूनिवर्सिटीज जो मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने तो कह दिया, लेकिन कहने के बाद में उसे कैसे बनाएंगे हम? जैसे मान लिया अभी हम ही अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, लॉन्च करने हमारे पास ऑटोनॉमी कितनी, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर खोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ बना हुआ है, उसमें कौन बच्चे हमारे पास में पढ़ने के लिए आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को